वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 344 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, और इसमें 50 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, 50 प्रश्नों का हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस पहल को मंजूरी दी? मिशन मौसम, मिशन पर्यावरण, मिशन वातावरण, मिशन जलवायु परिवर्तन। इसका आंसर है मिशन मौसम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मिशन मौसम के तहत देश के वैज्ञानिक आकाश से बिजली गिरने और बादल फटने की घटनाओं को भी रोक सकेंगे, और सरकार ने मिशन मौसम के पहले चरण के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं 2 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किन प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया? साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र, समन्वय पोर्टल, संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली। ये दोनों के दोनों हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जा चुका है? कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या हिसार हरियाणा में? 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने किया। इस सम्मेलन में अमेरिका आधिकारिक तौर पर भागीदार देश था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर लगभग 76,000 करोड़ रुपए की बाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? महाराष्ट्र के पालघर में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित बाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लागत करीब 76,000 करोड़ रुपए है। यह बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा। 5वां प्रश्न है, 30 अगस्त 2024 को भारतीय सेना के किस पहल के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया? प्रोजेक्ट नमन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण लॉन्च किया। इसे रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है प्रोजेक्ट नमन। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में कितने नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की? अगले 5 वर्षों में खुलेंगे 10, हर साल 2। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 31 अगस्त 2024 को घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय प्रधानमंत्री के आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाने के प्रयास को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 मार्गों मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरहोल पर कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पंजाब के रोपड़ जिले के निवासी 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने किस चोटी पर चढ़कर एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? यह है 5 साल का तेगवीर सिंह और ये चढ़े हैं माउंट, ऑप्शन नंबर ए, माउंट किलिमंजारो। पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, एशियाई बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक किफ़ायती उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली पोर्टेबल स्मार्टफोन बेस्ड फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम विकसित की है, जो किस बीमारी की रोकथाम में सहायता प्रदान कर सकती है? HIV, मधुमेह, हृदय आघात, पार्किंसन। पोर्टेबल स्मार्टफोन बेस्ड फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम पार्किंसन डिसीज के लिए, पार्किंसंस। देखिए, एक सेंट्रल, ये जो रोग है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बीमारी है पार्किंसन डिसीज, जो अक्सर मरीज की शारीरिक गतिविधियों पर असर करती है। इसमें अक्सर कपकपी भी होती है। दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान होने से डोपामाइन का स्तर गिर जाता है। इसकी वजह से पार्किंसन के लक्षण उभरते हैं। पार्किंसंस की शुरुआत में किसी एक हाथ में कपकपी होती है, साथ ही धीमी गति, अकड़न और संतुलन जैसे अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। संतुलन खोने जैसे अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 27/2024 को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई कितने लाख हेक्टेयर में की गई है? 1065 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग के मुताबिक 27/2024 को खरीफ फसलों की बुआई 1065 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हुई। पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खेती 276.91 लाख हेक्टेयर में हुई। कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, कौन कौन सी रबी की फसलें, कौन सी जायद में आती हैं, ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 11, 26/2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की? 2 जिले हैं वर्तमान में लद्दाख में, लेह और कारगिल। 5 नए और बनाने की घोषणा कर दी है, कुल मिलाकर 7 हो जाएंगे। तो नए पूछ रहा है वो ए है इसका आंसर। अमित शाह ने 26 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। नए जिलों का नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। 5 और हो गए, तो टोटल हो गए हैं 7। क्वेश्चन नंबर 12 पर आज, हाल ही में किस संस्था ने मंकी पॉक्स की घातक बीमारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना शुरू की थी? WHO के अलावा कौन करेगा? WHO, बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को, यानी अगस्त की बात है, एमपॉक्स या मंकी पॉक्स की स्थिति को फिर से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। कांगो गणराज्य अफ्रीका का है ये। इसमें वायरस के प्रकोप के बाद ये फैसला किया गया। एमपॉक्स संक्रमण खतरनाक दर से फैला और इस वर्ष 17,000 से अधिक मामले और 500 से अधिक मौतें हुई, जिनमें अधिकतर कांगो में अफ्रीका की। मंकी पॉक्स को शॉर्ट में एमपॉक्स जो नाम दिया है वो WHO ने दिया है। 13वां प्रश्न, 26 अगस्त 2024 को किस देश की मौसम एजेंसी ने टाइफून शानशान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया? टाइफून शानशान, जापान ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगस्त के अंतिम सप्ताह में जापान में शानशान ने हाहाकार मचाया। जापान सरकार द्वारा चेतावनी जारी की गई, जिसमें हवाई, रेल सेवाएं और कारखाने बंद कर दिए गए। 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें अधिकारियों ने तूफान के आने के बाद देश भर में
बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की, हवाई और रेल सेवाएं रोक दी गई, कारखाने बंद कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी और इनका विलय किस योजना में किया गया? इनका विलय किया गया विज्ञान धारा में। ऑप्शन नंबर ए। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा के तहत 3 अम्ब्रेला योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के 3 व्यापक घटक हैं: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, दूसरा है अनुसंधान और विकास, और तीसरा है नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती। क्वेश्चन नंबर 15 है। 22 अगस्त से 24 अगस्त 2024 के मध्य MSME विकास फोरम द्वारा 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपोर्ट शिखर सम्मेलन 2024 निवेश और व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, गांधीनगर में, लखनऊ में या बेंगलुरु में? 10th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2014 नई दिल्ली में। देखिए, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपोर्ट शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया 22 से 24 अगस्त 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस मेले का आयोजन MSME डेवलपमेंट फोरम ने किया था और यह कोविड के बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट ट्रेड फेयर था जो MSME स्टार्टअप और ट्रेड के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है। 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? वाराणसी इसका उत्तर है। देखिए, 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्टफोन प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस प्रयोगशाला का मुख्य मकसद वरुणा नदी का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 17। 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यानी सेबी ने अनिल अंबानी और अन्य 24 व्यक्तियों को कितने वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया? 5 साल के लिए कर दिया अनिल अंबानी को। बी है इसका आंसर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 23 अगस्त 2024 को उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों को 5 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से बैन कर दिया। अनिल अंबानी और अन्य लोगों पर कंपनी से पैसे के हेरफेर के आरोप हैं। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 18वां प्रश्न है। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त करने हेतु या बनाने हेतु इसरो के निर्धारित लक्ष्य की सराहना की है? इसरो जो है कब तक, किस वर्ष तक अपने अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त मलबा मुक्त बना देगा? वर्ष 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 23 अगस्त 2024 को आयोजित प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौर मंडल की कक्षा में बढ़ते मलबे पर चिंता जताई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? सिंगापुर, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा की मेजबानी की। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल कितने हो गए हैं? कई बार चर्चा कर चुके हैं, 85 हो गए, 85। अगस्त 2024 में 3 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 85, यानी 85 हो गया। 3 नए कौन कौन से? तमिलनाडु के 2 हैं, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का एक है तवा जलाशय। तीनों का नाम याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और मलेशिया ने 20 अगस्त 2024 को 20 अगस्त 2024 को भारत और मलेशिया ने श्रम, रोजगार, आयुर्वेद, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातुर शेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में भी समझौते हुए। नंबर 22, 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तट रक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया। 23वां प्रश्न है, 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिमला में किया गया। देखिए, 16 से 18 अगस्त तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला के गेटी हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। 24वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? शांति के लिए जल का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विश्व जल दिवस 2024 की थीम है शांति के लिए जल का उपयोग करना। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को जल से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक करना और इन मुद्दों से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करना। 25वां प्रश्न है, 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऊपर था तो प्रश्न ये शिमला के गेटी थिएटर में। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। लोगों और प्रकृति के लिए वेटलैंड एक्शन या आर्द्रभूमि और मानव कल्याण क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। इस थीम का मकसद यह बताना था कि मानव कल्याण के लिए सभी पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक और पर्यावरण स्वास्थ्य आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, ब्राजील। देखिए, ब्राज़ील दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत वो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा थाईलैंड, चीन और अमेरिका भी दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल हैं। 28वां प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है? देखभाल में अंतर को पाटें। देखिए, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर दिवस की शुरुआत हुई थी सन 2000 में पेरिस में। 24 की थीम देखभाल में अंतर को पाटें और इस थीम का मकसद दुनिया भर में कैंसर देखभाल में मौजूद असमानताओं को पहचानना और समझना है। इस थीम के साथ साथ एक सब थीम थी, वो है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। इस सब थीम का मकसद वैश्विक लीडर्स को कैंसर को खत्म करने के लिए संसाधनों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार बनाना था। कैंसर जो है दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
29वां प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में समाचारों की सुर्खियों में रहा निम्नलिखित में से कौन सा सागर जलवायु परिवर्तन के कारण अपने क्षेत्रफल का केवल 10% ही रह गया है, यानी 90% सूख गया है, रेगिस्तान बन गया है। ऐसा था 20 वर्ष पहले, अब हालत ये हो गई है। एरल सागर है ये, एरल सागर सी में है। देखिए, एरल सागर अपने जल के वाष्पीकरण की वजह से तेजी से सिकुड़ रहा है और अभी अपने आकार का केवल 10% ही बचा है। 30वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। देखिए, पृथ्वी दिवस जो है एक वार्षिक आयोजन है जिसमें 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है, जिसको और इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी और इसे 192 से अधिक देशों में हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इस थीम का मकसद सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना और पर्यावरण से प्लास्टिक कचरा हटाने के लिए जागरूकता बढ़ाना था। 31वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनवेग को यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। जेनी एर्पेनवेग इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली जर्मन महिला हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी किताब टाइम शेल्टर के लिए दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। कोई गलत है क्या इसमें? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है जेनी एर्पेनवेग को, जर्मन लेखिका हैं। टाइम शेल्टर के लिए नहीं, कैरोस के लिए। टाइम शेल्टर के लिए मिला था 23 का, वर्ष 2023 का, यहाँ 24 का पूछ रहा है। सी गलत है। तो जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनवेग और अनुवादक का नाम है माइकल हैफमैन को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। किताब का नाम क्या? कैरोस। यह किताब पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के आखिरी सालों के दौरान एक जटिल प्रेम कहानी है। यह पुरस्कार 21 मई 2024 को लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। जेनी एर्पेनवेग इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली जर्मनी की लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन इस पुरस्कार को पाने वाले पहले पुरुष अनुवादक। कैरोस की बात करें तो जर्मन से अंग्रेजी में अनुवादित होने वाली पहली किताब है जिसे यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है, यानी 64,000 अमेरिकी डॉलर। इसे लेखक और अनुवादक के बीच, ठीक है, लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था किसको? टाइम शेल्टर के लिए। टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया था। दोनों को याद रखिएगा, 24 के लिए कैरोस, 23 के लिए टाइम शेल्टर। 33वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? शांति के लिए जल का उपयोग करना। वेलिंग वाटर पुरानी है, 22 की है शायद। देखिए, विश्व जल दिवस 2024 की थीम है शांति के लिए जल का उपयोग करना, अंग्रेजी में लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। और यह थीम जल और स्वच्छता से जुड़े संकटों से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से रखी गई। हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे का कहाँ से आ गया लोगों? 34वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, अंग्रेजी में लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, इस दिन का नारा था हमारी भूमि हमारा भविष्य। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक करना और इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाना। इस दिन को हर साल 5 जून को मनाया जाता है।
साल 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। 35वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार किसे सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंदौर को। 7 साल से इंदौर को। इंदौर के साथ एक और है सूरत इस बार तो। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। इंदौर ने तो लगातार 7 वर्षों में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है और हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाला सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया इंदौर के साथ इस साल। वाराणसी और प्रयागराज की बात करें तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर में ये दोनों शीर्ष स्थान पर हैं, पहला वाराणसी और दूसरा प्रयागराज। राज्यों में बात आ जाए तो महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। 36वां प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत है, भारत। ठीक है, रूस से खरीदे भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार। देखिए, सिप्री की रिपोर्ट है ये, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री शॉर्ट में की ओर से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। रूस से भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे गए हैं वो एशियाई देशों ने खरीदे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। 2019 से 23 के बीच दुनिया के कुल हथियार आयात का 9.8% भारत ने किया। पाकिस्तान ने भी इस दौरान चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हथियार से रिलेटेड सिप्री। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में जर्मनी के बर्लिन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक विश्व भर के 180 देशों तथा क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 यानी अत्यधिक भ्रष्ट से 100 यानी भ्रष्टाचार मुक्त के पैमाने पर स्कोर करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में 3 शीर्ष देश, डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ निरंतर छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर है। फिनलैंड दूसरा, न्यूजीलैंड तीसरा। चांदी सिल्वर के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? मैक्सिको है। देखिए, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको दुनिया में सबसे बड़ा देश है। मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा चांदी खाद्यान्न है जैक्टेक। मैक्सिको की चांदी कंपनी फ्रेंस नीलो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की कंपनी है। वर्ष 2023 में चांदी के उत्पादन में मैक्सिको पहला, चीन दूसरा, पेरू तीसरा। भारत के परिदृश्य में देखें तो भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान का उदयपुर भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक शहर है। राजस्थान देश के कुल चांदी उत्पादन में 60% से ज़्यादा का योगदान करता है। 39वां प्रश्न है, 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज किस्में जारी की? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, IIT रुड़की या नई दिल्ली? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु के अनुकूल और जैव सशक्त बीज किस्में जारी की। इन 109 किस्मों में 34 खेती की, 27 बागवानी की फसलें हैं। ये 109 नंबर याद रखिएगा।
खेती की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। वहीं बागवानी में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल, औषधि पौधों के बीज शामिल हैं। 40वां प्रश्न है, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के मध्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस के पेरिस में। देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ओलंपिक खेल पैरा ओलंपिक दोनों हुए। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य किया गया। पेरिस 2024 ओलंपिक में ब्रेकिंग को वैकल्पिक खेल के तौर पर शामिल किया गया। इसके अलावा स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग जैसे खेल भी वर्ष 2020 के बाद फिर से शामिल हुए थे। कौन सा देश विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए, चीन दुनिया में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सानक्सी में। चीन के बाद भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, और उसके बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में है। भारत में कोयले का उत्पादन ज़्यादातर सरकारी कंपनियां करती हैं। और दुनिया में कोयले के सबसे बड़े भंडार किसके पास हैं पूछ ले तो अमेरिका, उसके बाद रूस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा चीन, पाँचवा भारत। 42वां प्रश्न है, 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने 426.52 किलोमीटर लंबी किस नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी? पेनगंगा, नलगंगा नदी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 6 अगस्त 2024 को 426.52 किलोमीटर लंबी बेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 88,575 करोड़ रुपए है और भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना केन बेतवा है। नदी जोड़ो परियोजना पर काम वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। सात प्रश्न है, 50 प्रश्न है। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया? ओडिशा। और पहला अनाज एटीएम पूछ ले तो 3-4 वर्ष पहले हरियाणा। ओडिशा सरकार ने 8 अगस्त 2024 को देश के पहले चावल एटीएम का उद्घाटन किया था। यह एटीएम भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। इस एटीएम से राशन कार्ड धारकों को 24 घंटे चावल मिलेंगे। 44वां प्रश्न है, 9 अगस्त 2024 को किस विषय के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? ये मकसद है आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, आदिवासी समुदायों के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देना, आदिवासी समुदायों के प्रति जागरूकता फैलाना, आदिवासी समुदायों की समस्याओं को उजागर करना। थीम स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। बड़ी सी थीम है। 45वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के क्या है ये? देखिए, हाल ही में भारतीय सेना है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपना कौन सा रणनीतिक सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में यानी अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नज़दीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड, नागालैंड, बिहार या असम? आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। आपदा जोखिम प्रबंधन सीमा समाधान लागू करने वाला नागालैंड भारत का पहला राज्य है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया था और इस अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई थी। NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इस पर भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं।
इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। और राज्य आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर। ये बेसिक चीज़ें वो लास्ट की तीनों वैसे ही पता होनी चाहिए। 47वां प्रश्न है, 9 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? किया जा चुका है तीसरा संस्करण। देखिए 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच आयोजित होने वाला हर घर तिरंगा अभियान तीसरा संस्करण है या था। इस अभियान को 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर जाकर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करनी होती है। इसके बाद हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। 48वां प्रश्न है, 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? विनेश फोगाट। 2 किलो वजन निकला था अधिक। अब तो विधायक बन गई हैं हरियाणा में। देखिए 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक मैच के लिए क्वालिफाइंग किया था उन्होंने। हालांकि वजन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट ने अगले ही दिन कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। राजनीति में आ गई, विधायक बन गई हैं वर्तमान में। 49वां प्रश्न है, 7 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? 7 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया है जी पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये हैं जी पद्मनाभन, ये हैं मुर्मू राष्ट्रपति। भारत सरकार ने प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट जी पद्मनाभन, पूरा नाम इनका गोविंदराजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार दिया। गोविंद पद्मनाभन के बारे में कुछ खास बातें। गोविंदराजन पद्मनाभन के बारे में कुछ खास बातें। गोविंदराजन पद्मनाभन तमिलनाडु के तंजौर के रहने वाले हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के पूर्व डायरेक्टर हैं और वे फिलहाल IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर हैं। उन्हें मलेरिया पैरासाइट पर रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। पद्म विभूषण मिल चुका उनको, पद्म भूषण मिल चुका उनको, पद्मश्री मिल चुका, विभूषण नहीं मिला है। शांति स्वरूप भटनागर मिल चुका उनको। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयरवेज पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ? तरंग शक्ति 2024 2 चरणों में हुआ है, अगस्त में और सितंबर में। एक बार तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान। तो पहला वाला तमिलनाडु में और दूसरा चरण पूछ रहे थे वो राजस्थान में। तरंग शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना का एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के सुलूर में, दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर 2024 तक राजस्थान के जोधपुर में। इस अभ्यास में भारत के अलावा कई देशों की वायु सेनाएं शामिल हुई थी। पहले चरण में जो देश आए वो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन की वायु सेनाएं शामिल हुई। और दूसरे चरण में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर और UAE की वायु सेनाएं शामिल हुई थी। तो 50 प्रश्न इनके हमने क्विक रिवीजन किया है। इनकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पहले। अब इनका रिवीजन कर लिया है। अब ऐसी 50-50 का सेट करके जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसका रिवीजन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए। हर दिन धन्यवाद।